नमस्कार दोस्तों, द इंडियन स्टोरी टेलर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी हो। आज हम फिर हाजिर हैं एक और नई सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी हम आपको अलग अलग भाग में बताने वाले हैं। आज की कहानी का नाम है वसीयत के दावेदार। इस कहानी में एक परिवार के बीच वसीयत को लेकर आपस में मतभेद के कारण मर्डर हो जाता है। ये कहानी आजकल के जीवन पर ही आधारित है। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। भरतपुर एक्सप्रेस ट्रेन जब बलरामपुर स्टेशन पहुंची तब शाम के 7 बजे थे। जयदेव अपनी पत्नी सीमा के साथ नीचे उतरा। वो अपने शहर का नामी बिजनेसमैन था। आज ही उसे मैसेज मिला था कि बलरामपुर में उसके मामा की तबीयत अच्छी नहीं है और उसे आज ही बलरामपुर पहुंचने को कहा गया था। उसका मामा भवानी सिंह बलरामपुर का बहुत बड़ा जागीरदार था। वो बलरामपुर में राजा साहब के नाम से जाना जाता था। शहर के बीचों बीच भवानी सिंह यानी राजा साहब का महल जैसा विशाल और आलीशान बंगला था। भवानी सिंह पिछले 6 महीनों से बीमार था। उसकी पत्नी को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। ऑटो से 10 मिनट में ही जयदेव और सीमा बंगलों तक पहुंच गए। चौकीदार उनके ऑटो से उतरते ही उनके पास आ गया। चौकीदार को देखकर जयदेव बोला, कैसे हो जंग बहादुर? अच्छा हूँ साहब। उसने फाटक खोला और उनका सामान उठाकर अंदर दाखिल हुआ। अब मामा की तबीयत कैसी है जंग बहादुर? क्या कहा जा सकता है साहब, लेकिन अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आप अंदर आइए, मैं नौकर को भेजता हूँ। नमस्ते साहब। तुम? नौकर को देखकर जयदेव एकदम आश्चर्यचकित से बोला, मेरा नाम भीम सिंह है। इस बंगले की देखभाल और आने वाले गेस्ट का ख्याल रखना मेरा काम है। आप राजा साहब के पास जाइए, मैं आपका सामान आपके रूम में पहुँचा देता हूँ। मेरे रूम में? हाँ, राजा साहब ने पहले ही आपके लिए रूम तैयार करवा दिया है। जयदेव पहले भी यहाँ आ चुका था। बंगले में 30 रूम थे। सामने एक बड़ा सा हॉल था, ठीक उसके बराबर ड्राइंग रूम और पीछे राजा साहब का बेडरूम था। हॉल में दाखिल होते हुए जयदेव और सीमा राजा साहब के पास पहुँचे। इससे पहले उनकी नज़र हॉल में बैठे हुए मेहमानों पर पड़ी। जयदेव उनको अच्छी तरह जानता था। वे सब उसके परिचित और रिश्तेदार थे। उनमें राजा साहब का भतीजा प्रताप और उसकी बीवी सुलोचना थी। अन्य कुर्सियों पर राजा साहब का दूसरा भतीजा गजानन था और बेटी शीला और दामाद अजीत भी था, जो राजा साहब की बहन की बेटी और जयदेव की मौसी की बेटी थी। और शीला का भाई किशोर भी बैठा हुआ था। लो, एक और आ गया, प्रताप ने सुलोचना की ओर देखकर बोला। प्रकाश धीरे से बड़बड़ाया था, लेकिन जयदेव तथा सीमा ने उसे साफ साफ सुन लिया था। अपने आप को सामान्य रखते हुए उन्होंने प्रताप की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे आगे बढ़ गए। दोनों भवानी सिंह के बेडरूम में दाखिल हुए। बेडरूम के बीचों बीच डबल बेड पे भवानी सिंह सोया हुआ था। बेड के पीछे एक स्टूल था जिसमें काफ़ी सारी मेडिसिन्स रखी हुई थी। पास में ही एक स्टैंड पर ग्लूकोज की खाली बोतलें लटकी हुई थी। राजा साहब की उम्र अब 55 साल हो गई थी, लेकिन बीमारी की वजह से वो 65 साल के लग रहे थे। मामा, जयदेव ने धीमे से राजा साहब को कहा। तुम आ गए जयदेव। भवानी सिंह की आवाज़ अब क्षीण हो चुकी थी। दोनों ने भवानी सिंह के पैर छुए। उनको आशीर्वाद देते हुए भवानी सिंह ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मैं चैन से मर सकूंगा। ऐसा मत कहो मामा। तभी बेडरूम से लगा हुआ वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और नर्स के कपड़ों में पहने हुए एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। राजा साहब से आपकी बातचीत हो गई? हाँ, तो अभी आप आराम कीजिए। राजा साहब को भी आराम करना है। सुबह तक वो किसी से नहीं मिलेंगे। दोनों हॉल में आकर बाकी लोगों के साथ बैठ गए। मामा से मिल लिए? शीला ने जयदेव से पूछा। हाँ, आपको क्या लगता है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ। भगवान ने चाहा तो वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? अचानक शीला के पति अजीत ने पूछा। सबने अजीत की ओर देखा। जयदेव ने गुस्से से अजीत की ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। हॉल में जितने भी लोग थे वे सब एक दूसरे के रिश्तेदार थे।
लेकिन कोई किसी के आगमन से खुश नहीं था। आपस में ना कोई किसी से बातचीत करना चाहता था। भाई बहन दामाद होने के बावजूद कोई किसी से राजी नहीं था। सब चुप थे। सबकी चुप्पी से सीमा ने परेशान होकर जयदेव को इशारा किया। दोनों खड़े हो गए। तभी एक नौकर नरबेराम चाय लेकर आया। उन्होंने चाय को मना कर दिया और अपने रूम की ओर चल दिए। भीमसी उनको उनके रूम तक ले गया। दोनों ने अंदर पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। तुमने एक बात नोटिस की? सीमा ने कहा। कोई एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सब चाहते हैं कि मामा जी की जल्द से जल्द डेथ हो जाए और उनकी संपत्ति उनको मिल जाए। ऐसा नहीं है सीमा। यहाँ किशोर के अलावा सबके पास बहुत सारा पैसा है। पैसा चाहे जितना भी हो कम ही लगता है। क्या मतलब? मान लो मामा जी ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी तो क्या तुम इनकार कर दोगे? जयदेव ने इस बारे में शायद सोचा ही नहीं था। उसने सीमा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ऐसा भी हो सकता है। तुम बचपन से उनके लाडले रहे हो, इसलिए सबको भी शायद ऐसा ही लगता हो। तुमने देखा नहीं हमारे आने से सबकी हालत कैसी हो गई थी? प्रताप और सुलोचना अपने बेडरूम में थे। वो दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। मुझे लगता है कि चाचा जी सारी जायदाद जयदेव को ही दे देंगे, सुलोचना ने कहा। यह तो कल ही पता चलेगा। कल कैसे? मैंने मालूम किया है चाचा ने कल सवेरे अपने लॉयर को बुलाया है। शायद उनको अपनी आने वाली मौत का एहसास हो गया है, इसलिए वो जल्द ही अपनी वसीयत कर देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सारी जायदाद जयदेव को दे दी तो? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं आया हूँ। चाचा के दिमाग में जो भी चल रहा हो, लेकिन जायदाद तो मेरी ही होगी। लेकिन शायद उनको पता नहीं था। किशोर दरवाजे पर खड़ा उनकी सारी बातचीत सुन रहा था। उनकी सारी बातचीत सुनते वो मन में बड़बड़ाया, वाह क्या बात है, दूसरे तो जैसे बुद्धू है। तुम्हारी जो कोई भी योजना हो, लेकिन यहाँ सफल होने वाली नहीं है। उधर शीला और अजित के रूम में भी यही बातचीत हो रही थी। मैं भी उनकी भांजी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मामा मुझे अपनी जायदाद में से कुछ भी हमें देंगे। तुम अगर साथ दो तो सब कुछ हो सकता है। अजित के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा हो और जायदाद के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। भवानी सिंह अपनी बेड पर पीछे तकिए रखे हुए आधा सोया हुआ बैठा था। ठीक उसके पीछे माया नाम की नर्स खड़ी थी। सामने ही अलग अलग कुर्सियों पर जयदेव, सीमा, गजानन, अजित और शीला और किशोर बैठे थे। प्रताप और सुलोचना भवानी सिंह के एकदम करीब बैठे थे। सबकी नजरें भवानी सिंह पर ही टिकी थी। राजा साहब, वकील साहब आ गए हैं, उनको अंदर ले आओ। थोड़ी देर बाद वकील दीनानाथ ने भीतर प्रवेश किया। मानो सबके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दीनानाथ के पास एक ब्रीफकेस था जिसमें किसी का फ्यूचर और तकदीर थे। राजा साहब, आपके कहे अनुसार सभी डॉक्यूमेंट तैयार है। भवानी सिंह जैसे बोलने के लिए शक्ति इकट्ठी कर रहा था। उसने 2-4 लंबी सांसें ली। तुम सब मेरे करीबी रिश्तेदार हो। मैं जिंदगी के उस पड़ाव पर हूँ जिसके सामने मौत खड़ी है, जबकि डॉक्टर तो यही कहता है कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा। लेकिन मेरा मन कहता है कि आप सबसे हमेशा के लिए बिछड़ने का वक्त आ गया है। माया ने आगे बढ़कर स्टूल पर पड़ी एक शीशी उठाई और उसमें से एक चम्मच दवा भवानी सिंह को पिला दी। राजा साहब, आप आराम कीजिए। ज़्यादा बोलना आपके लिए ठीक नहीं है। नहीं माया, आज मुझे बोलने दो। बाद में निश्चित होकर आराम ही करना है। मैं अपनों के साथ रहना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप सब मुझसे वादा कीजिए कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप सब मेरे पास रहेंगे। सबकी आंखों में लालच तेज हो गई। सबने वादा किया कि वो सब भवानी सिंह के साथ ही रहेंगे। मुझे आप सबसे यही आशा थी। दीनानाथ, भवानी सिंह वकील दीनानाथ की ओर देखकर बोला, अब तुम सबको मेरी वसीयत के डॉक्यूमेंट पढ़कर सुनाओ। दीनानाथ भवानी सिंह के डॉक्यूमेंट पढ़ने लगा। मैं भवानी सिंह पूरे होशो हवास में किसी भी प्रकार के भय या दबाव के बिना मेरी तमाम प्रॉपर्टी, जिसमें 500 एकड़ ज़मीन, 5 बगीचे, ये बंगला तथा अलग अलग बैंकों में रखे हुए 3 करोड़ रुपये मेरे भांजे जयदेव को सौंपता हूँ। मेरी मौत के बाद ये सारी प्रॉपर्टी का हकदार सिर्फ और सिर्फ जयदेव होगा।
ये सब सुनकर जयदेव की आंखों में चमक आ गई थी। उसने सबकी ओर देखा, तभी सबका चेहरा ऐसा हो गया था मानो वे जयदेव को कच्चा चबा जाएंगे। अचानक किशोर खड़ा हुआ और वो गुस्से में चिल्लाया, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है, ये मेरे साथ अन्याय है। जयदेव और बाकी सबके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वे सब पैसे वाले हैं, मैं अकेला ही हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए आपकी ये सारी जायदाद का एकमात्र हकदार मैं ही हूँ। मिस्टर किशोर, बीच में ही टोकते हुए माया बोली, आप राजा साहब की सेहत के बारे में तो जानते हैं, इस तरह आपका ये व्यवहार इनके लिए घातक हो सकता है। किशोर ने क्रोध भरी नज़रों से माया को देखा, लेकिन भवानी सिंह की नज़र अभी भी किशोर पर ही टिकी थी। उन्होंने कहा, बाकी सब यहाँ मौजूद है, किसी ने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये सब करोड़पति है। एक ज़माने में तेरे पास भी सब कुछ था, अपनी अय्यासी गलत कामों के कारण तुम बर्बाद हो गए, फिर भी मैंने तुम्हें सहारा दिया, तुम भी सबकी तरह मेरे अपने ही हो। इन सब से किशोर काफ़ी नाराज़ था। दीनानाथ ने कागजात वापस रखे और राजा साहब की इजाज़त लेकर बाहर निकल गया। उसके पीछे जयदेव और सीमा भी उठकर चल दिए। दीनानाथ ने जयदेव को अभिनंदन करा। जयदेव ने उनको थैंक्स कहा। डॉक्टर से मुझे पता चला है कि राजा साहब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। ओह, उसके बाद वे अलग हो गए। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी बाहर आ गए। किशोर आगे बढ़कर जयदेव के पास पहुंचा। जयदेव, इस मिल्कत को तुम पचा नहीं पाओगे, तुमने मेरा हक छीना है। जयदेव ने किशोर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सीमा कुछ कहना चाहती थी पर जयदेव ने उसे रोक लिया। सब लोग दोनों को ऐसे घूर रहे थे जैसे आंखों से ही भस्म कर डालेंगे। जाने दो सीमा, जिसको जैसा कहना है कहने दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दोनों वहाँ से चले गए। बाकी लोग भी धीरे धीरे वहाँ से खिसक गए। सीमा और जयदेव अपने रूम में ही सारा दिन रहे। दोपहर का भोजन और रात का डिनर उन्होंने रूम में ही किया। भीम सिंह ही दोनों वक्त का खाना लाया था। रात के 12:30 बज चुके थे। दोनों को मिलने वाली दौलत का क्या क्या करेंगे, इस बारे में आपस में बात कर रहे थे। रूम में 0 वोल्ट का बल्ब सुलग रहा था। अचानक आई आवाज ने दोनों को चौंका दिया। सामने की दीवार से जड़े हुए कबर्ड का दरवाजा धीरे से खुला। अगले ही पल सर से पांव तक काले लिबास पहने हुए एक नकाबपोश भीतर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक गन थी। वो धीरे से सीमा और जयदेव की ओर बढ़ा। उसकी आहट से दोनों जाग गए थे। उनकी आंखें खौफ से फट गई। कौन हो तुम? सीमा के गले से चीख निकल गई, परंतु तब तक नकाबपोश रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा चुका। जयदेव की चीख गले में ही अटक गई। गोली उसके भेजे के बीचों बीच उतर गई थी। सीमा जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो बेड से उतरकर सीधी दरवाजे की ओर भागी। इससे पहले वो दरवाज़ा खोल पाती, नकाबपोश की गन से गोली चल चुकी। गोली सीमा की गर्दन में लगी और गले से बाहर निकल गई। वो जमीन पर गिर पड़ी। नकाबपोश मुड़ा और कबाड़ के खुले हुए दरवाजे में कहीं गायब हो गया। गोलियों की आवाज़ और सीमा की चीखों से पूरा महल गूंज उठा था। इस आवाज़ से सब चौंक कर जाग गए। सबसे पहले प्रताप और सुलोचना बाहर आए और जयदेव के कमरे के पास आ गए, क्योंकि दोनों कमरों की दीवार एक ही थी। बाद में शीला, अजीत, गजानन और थोड़ी देर बाद किशोर भी वहां पहुंचा। क्या हुआ? सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। मामा कहाँ हैं? माया के आते ही शीला ने माया से कहा, वो तो सो गए हैं, मैंने उनको नींद का इंजेक्शन दिया है, सुबह तक वो नहीं उठ सकते। माया ने कहा। अब क्या किया जाए? शीला ने अजीत की ओर देखकर कहा। मेरे ख्याल से हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। नहीं, किशोर विरोध करते हुए बोला, आज तक इस बंगले में पुलिस नहीं आई है और कभी आएगी भी नहीं। तभी प्रताप बोला, सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जयदेव और सीमा के साथ क्या हुआ है। लेकिन कैसे जानेंगे? दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, और अगर हमने किसी तरीके से दरवाज़ा तोड़ा और अंदर कुछ गड़बड़ हुई और पुलिस को बुलाना पड़ा तो? ये सब शीला घबराती हुई बोल रही थी। फिर गजानन बोला कि मैं तो कहता हूँ कल सवेरे जब चाचा जागेंगे तो उनकी सलाह लेकर ही कुछ करना चाहिए। तेरा दिमाग तो सही है, अजीत बोला। क्यों? सुबह तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे पुलिस को बुलाना पड़ा तो पुलिस को हम क्या जवाब देंगे?
पुलिस सबसे पहले हमें ही रिमांड पर लेगी। तभी माया ने कहा, पुलिस को बुलाना ही सही होगा। राजा साहब को मैं संभाल लूँगी, वो हमारे फैसले से नाराज़ नहीं होंगे। इन सब का किशोर के पास कोई जवाब नहीं था और सब लोग पुलिस को बुलाने के लिए राजी हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी कहानी वसीयत के दावेदार का पहला भाग समाप्त होता है। आप अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते इस कहानी का अगला भाग लेकर। धन्यवाद।